आज हम लोग इस वीडियो में सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष करते हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे या उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो सेकुलरिज्म है, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष और आपको धर्म निरपेक्ष भी शब्द मिलेंगे, इसका जो तात्पर्य है, ये जो रेफर करता है कि कोई भी जो स्टेट है, स्टेट मतलब बिहार, यूपी और बंगाल स्टेट की बातें नहीं हो रही है। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो सोवरेन स्टेट पर बातें करते हैं, नेशन स्टेट की बातें करते हैं या कंट्री पर जो बातें कर रहे हैं, वो स्टेट का तात्पर्य है यहाँ पर। तो कोई भी स्टेट, वह जो होंगे, उसका ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल कोई सेक्ट नहीं होगा, ऑफिशियल कोई सेक्ट नहीं होगा या ऑफिशियली कोई उसका धर्म नहीं होगा। तब वैसे स्टेट को हम लोग कहेंगे कि यह एक सेकुलर स्टेट है या एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, या जो भी है, उस तरह से हम लोग उसको कहेंगे। कब? जब उस सिस्टम के पास ऐसा ऑफिशियली कोई रिलीजन डिक्लेयर्ड ना हो या कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड ना हो, तब वैसे रिलीजन्स को हम कहेंगे, तब वैसे स्टेट को या ऑर्गेनाइजेशन या उस पावर या अथॉरिटी को हम लोग कहेंगे कि ये सेकुलर है। लेकिन जब उसके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशंस या कोई विशेष प्रिविलेजेस किसी खास रिलीजन के प्रति हो, तब उसको हम लोग सेकुलर सिस्टम्स नहीं कर सकते या सेकुलर स्टेट नहीं कर सकते या सेकुलर इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकते। अब जो ग्लोबल लेवल पर जो बातें हो रही है, वो हो रही है कि ये जो बातें हैं, कौन सा स्टेट सेकुलर है, कौन सा स्टेट नॉन सेकुलर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा सेकुलर स्टेट का, क्या डिमेरिट्स होगा नॉन सेकुलर स्टेट्स का, ये सभी चीज़ें जो है चर्चाएं दुनिया में होती रहती हैं। और पीपुल्स जो है वर्ल्ड के अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, उसके ओपिनियंस भी बदलते हैं। तो जो वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, वो प्रायः नॉन सेकुलर, प्राय वह सेकुलर स्टेट है, नॉन सेकुलर नहीं, सेकुलर स्टेट है। जैसे आप एग्जांपल के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके, ये सभी जो स्टेट है, ये सेकुलर स्टेट है ये। लेकिन जो नॉन सेकुलर स्टेट है, एग्जांपल के लिए आपका हो गया ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी जो है नॉन सेकुलर स्टेट है। तो नॉन सेकुलर स्टेट का जो स्टेट होगा, जो रिलीजन होगा, डिक्लेयर्ड हो जाएगा, उसमें रहता है। जैसे पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक, उसके शब्द में ही लिख दिया गया है कि वो क्या होंगे, इस्लामिक रिपब्लिक। लेकिन जब हम लोग इंडिया की जब बातें करेंगे, तो इंडिया जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूशंस में जो ओरिजिनली जो लिखा गया था, ये शब्द सेकुलर शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। परंतु जब हमारी कन्फ्लिक्ट्स एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान के साथ होती है और वो दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं, बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान में, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को लगा कि कहीं ग्लोबल लेवल के जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनको ये न लगे कि एक नॉन इस्लामिक स्टेट ने इन्वेजन्स किया इस्लामिक स्टेट पर, इस तरह का जो है गलत मैसेज न जाए ग्लोबल लेवल पर इस्लामिक कंट्री के बीच में। क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं इस्लामिक कंट्री में इंडिया का, वो आयल से जुड़ा हुआ है या इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और साथ साथ में जो इंटरनल जो पॉपुलेशंस है, उस पॉपुलेशंस में कंट्रीब्यूट है। तो ऐसी परिस्थिति में तत्कालिक जो हमारे जो सरकार की जो ये रही ग्लोबल लीडरशिप में अपना एक विशेष निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसके लिए जो विशेष स्टेप उठाया, वो उसको मेंशन कर दिया सेकुलर स्टेट को 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, जो 42वां संविधान संशोधन है, या 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जो है भारत का जो है जो प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल में जो है सेकुलर स्टेट शब्द को जोड़ दिया गया। जिसमें कि आप पहले जो देखते थे, हमारा जो कंट्री था प्रेम्बल में,
उसके लिखते थे सोवरेन, उसके बाद फिर जो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, एसडीआर था। जो ट्रिक था इसको याद करने का, एसडीआर था, सोशलिस्ट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, 42वां संविधान जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के माध्यम से भारत में जो है जो एसडीआर था वो एसएसडीआर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रिपल एसडीआर बन गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो है स्टेट बन गया। तो यहाँ पर जो है ना सेकुलर शब्द जो है 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से आया। तो वैसे ही अमेरिका का भी जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद जो है जो बिल ऑफ राइट में संशोधन किया गया, तो उसमें जो संशोधन आया, जो फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशंस का है, उस कॉन्स्टिट्यूशंस में जो क्लॉजेस जोड़े गए, उस क्लॉज से जो अमेरिका को एक सेकुलर स्टेट बनाया गया। तो पहला संविधान संशोधन ही जो अमेरिका का जो है वह क्या है, वह अमेरिका को एक सेकुलर स्टेट बनाता है। वैसे ही जो है अन्य देश भी जो है जो सेकुलर की जो आइडेंटिटी है, सेकुलर की जो प्रोग्रेसिवनेस जो है, उस प्रोग्रेसिवनेस को दिखाने के लिए नेशन प्राय कोशिश कर रहा है कि जो है ये हमारी छवि बने दुनिया के बीच में कि हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है। वहीं पर जो नॉन सेकुलर स्टेट है वो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस वाले जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ रहती है, जिसके कारण जो लोकतांत्रिक मूल्य है या जो ह्यूमन राइट्स है या लोगों को जो विशेष प्रोग्रेसिवनेस का या इनोवेशंस का मौका मिल सके, उसकी कमी होती है। तो ये चीज़ें देखने को जो है मिल रही है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो सेकुलरिज्म्स है उसकी एक अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है यह निश्चित रूप से रिलीजियस ग्रुप के बीच में जो हार्मोनी है, उस हार्मोनी को मेंटेन करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। परंतु जब इसी टर्म को आप निगेटिवली यूज करेंगे, पोलराइज करेंगे, तब ये हार्मोनी की जगह पर ये कम्युनल जो है चीज़ें को क्रिएट कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज किया जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो सेकुलरिज्म है उसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर पहले हम लोग बातें कर लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है रिलीजियस फ्रीडम, जिसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो जो स्टेट सेकुलर स्टेट है वह अपने सिटीजन्स को कोई भी फेथ, कोई भी बिलीव या कोई भी रिलीजन को वो मतलब अथॉरिटी देता है कि भाई आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, और स्टेट आपको उसके ऊपर आपके ऊपर जो है कोई प्रतिबंध या कोई प्रोविजंस लागू नहीं करेगा। और चाहे तो किसी धर्म को माने न माने, इस पर भी जो है वो मतलब आपको ये नहीं करेगा, मना ही नहीं करेगा, माने या न माने। मतलब आप बिल्कुल किसी धर्म को नहीं मान सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पर छोड़ दिया गया। स्टेट में के पर इन्फ्लुएंस जो आपका नहीं रहेगा, ये चीज़ें हो गया कि ये रिलीजियस आपको फ्रीडम देता है। दूसरी बात है जो सेकुलरिज्म जो है ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है। अब कारण क्या है कि जो दुनिया की जितनी रिलीजियस बुक है, अगर रिलीजियस बिलीव या रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पर जब सोसाइटी को ऑपरेट करेगी, नेशंस पूरे नेशंस को ऑपरेट किया जाएगा, रूल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस बुक होते हैं या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसमें जो चेंजेज होता है, जो बदलावें आती है, वो किसी खास व्यक्ति के द्वारा जो लिखी जाएगी पुस्तकें, उस पुस्तक के आधार पर उसमें बदलाव आएगा।
लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें है, तो उस गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है, उसके बदलते दौर को देखते हुए जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस किया जा सकता, बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसमें तुरंत बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि इसके बदलाव में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कोई बातें लिखा है, फिर कुछ एरिया में नया एक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तैयार करेगा, वो कुछ और बातें लिख देगा, फिर अलग जगह कुछ और बातें लिख देगी, तो यूनिफॉर्मिटी भी उसमें होने की कम संभावना है। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब सेट ऑफ मॉरल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेट ऑफ मॉरल की बातें करती है, तो उसके लिए बहुत सारी बातों को अंतर्निहित करते हुए पार्लियामेंट में लाई जाती है। वहाँ पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उसमें कुछ बातें ऐड की जाती है, कुछ बातें सब्सट्रैक्ट की जाती है, घटाई जाती है, जोड़ी जाती है, डिलीट की जाती है, फिर उसमें रिफॉर्म किया जाता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बाद जो है पार्लियामेंट या वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको रिफॉर्म करती है, या उसमें ऐड करके जो भी आवश्यक होता है उसको सुधार ला करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशंस में देती है। परंतु जब रिलीजियस टेक्स्ट की बात करेंगे, जो रिलीजियस बुक्स है उस पर जब बातें करेंगे, तो रिलीजियस बुक में आज से 2000 पहले जो किताबों में लिखी गई है, तो आज भी आपको झलक देखने मिलेगी। उसके आधार पर आज भी सोसाइटी जो है ऑपरेट होती है। बहुत सारे चीज़ें जो आप रिलीजियस बुक में पढ़े हैं, उनका एग्जाम्पल आज भी आपके दादा परदादा या जो सोशल आपके कभी इश्यूज बनते हैं घर में, या फैमिली इश्यूज बनते हैं, उस फैमिली इश्यूज में कहीं न कहीं आपको एग्जाम्पल के रूप में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल है उससे इतर जो है, जो हमारा जो रिलीजियस मोरल है उसका प्रभाव या इन्फ्लुएंस रहता है, या उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो मोबिलिटी होती है वो मोबिलिटी, चेंजिंग मोबिलिटी कम रहती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरल है उस मोरल में मोबिलिटी जो है कि चेंजिंग मोबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है। इसलिए बदलते दौर या बदलते परिस्थिति के अनुसार जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लेते हैं, और तदनुसार जो है जो रूल है उस रूल को एक सेटअप मोरल के रूप में हम लोग देखते हैं। भाई कि हमें, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल है, कि ट्रैफिक रूल में पहले था जो ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वही हेलमेट पहनेंगे। अब धीरे धीरे जो उस पर जो भी लोग बैठते हैं वो भी जो है हेलमेट, पीछे वाले भी बैठेंगे वो भी हेलमेट पहनेंगे। तो यह एक केवल आपके लिए जो है इस सेट ऑफ मॉरल से या सेट ऑफ लीगल स्टेटस से केवल आपको जीवन को सुरक्षा ही नहीं मिलता है, बल्कि यह भी है कि आपको लॉ के प्रति जो एबाइडिंग जो नेचर्स है उस नेचर में भी डेवलपमेंट की बातें होती है। क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, जनरली लोग ट्रैफिक यूज करते हैं, उसमें गाड़ियाँ बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी है व्हीकल्स चलाते हैं, तो उसमें जो है ना ट्रैफिक रूल फॉलो करने की जनरली लोगों में टेंडेंसी रहती है। तो इससे जो लार्ज स्केल में जो लोगों के बीच में सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेट ऑफ मोरल्स का वैल्यूज बढ़ता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगा चेंजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में कंपेयर टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर की जो मोरालिटी होगी उसमें। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जो मोरालिटी है उस मोरालिटी में समय के अनुसार या तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें रही होगी उसके हिसाब से उस मोरालिटी को तैयार किया गया होगा। उस मोरालिटी में हो सकता है कि जब आप अलग अलग रिलीजन्स का जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी खास सेक्शंस को या किसी न किसी खास जेंडर को बेनिफिट्स मिला है, या वो डोमिनेंसी रही है उसकी, जिसके कारण जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जहाँ पर हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की इक्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्क्रिप्चर्स हो सकता है वो आज के दौर में वो उतनी कम्पिटिटिव नहीं हो जितनी कम्पिटिटिव जो है किसी भी राष्ट्र के, किसी भी नेशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल
जो स्क्रिप्चर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट है, उसमें रिफॉर्म करके लाया जा सकता है। ये चीज़ें हैं इसमें। इससे जो है इक्वालिटी की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो सकती है। किसके माध्यम से? जो सेकुलर स्टेट होंगे उसके माध्यम के, क्योंकि जो नॉन सेकुलर स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, उस स्क्रिप्चर्स का विशेष रूप से उस पर प्रभाव रहता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है रूल भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो उससे क्या होगा, जो कि माइनर जो ग्रुप के लोग होंगे, माइनॉरिटीज़ के जो लोग होंगे, उसको कहीं न कहीं हाशिए का शिकार होना पड़ता होगा, और जो मेजॉरिटी के लोग होंगे वो एंजॉय ज़्यादा करेंगे वैसे स्टेट में जहाँ पर मेजॉरिटी स्टेट वाले का रिलीजन ही स्टेट का रिलीजन होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेकुलर स्टेट है जिन्होंने रिलीजन से, सभी रिलीजन से इक्वली डिस्टेंस बना कर रखी है। लेकिन ऐसे भी सेकुलर स्टेट है जिसने सभी रिलीजन को तरजीह दी गई है कि भाई सभी रिलीजन्स वाले लोग जो है अपना अपना जो है फले फूले उसके लिए। और जहाँ तक भारत के जो है हम लोग सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं, तो जो सेकुलर वर्ड भारत में 42nd अमेंडमेंट में लाया है, उससे पहले जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स में जो माइनॉरिटी सेक्शंस के लोग हैं उनके लिए उनके जो इंस्टीट्यूशंस है, उनकी जो कल्चर्स है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो सेकुलरिज्म है वर्ल्ड के सेकुलरिज्म से कहीं ज़्यादा आगे है, क्योंकि हमने जो सेकुलरिज्म जनरली जो बनाई जाती है वो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि भाई कि माइनॉरिटीज़ के साथ अहित न हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ही माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, चाहे हमारे जैनिज्म ब्रदर हो, बुद्धिज्म ब्रदर हो, सिखिज्म ब्रदर हो, या ज़ोरास्ट्रियन और भी जो क्रिश्चियनिटी और भी जितने रिलीजन्स के हमारे ब्रदर्स हैं, सभी के लिए जो है जो मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो है जो माइनॉरिटीज़ के रूप में जो ये सभी सेक्शंस है, जो ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स के लिए केवल प्रोटेक्शन की नहीं बात करता बल्कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी बातें करती है। उसके लिए और तो और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको असिस्टेंस मिला है इस चीज़ के लिए कि भाई अपना जो उसके जो कल्चर्स है, उनके जो अपने हेरिटेज है, उनके जो अपने आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके लिए असिस्टेंस की व्यवस्था सरकार करती है। तो ये हमारे जो सेकुलरिज्म है वो केवल सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट लाने के पूर्व ही इस तरह के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं हमारे, जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे जो 42nd अमेंडमेंट जो हुई है उस सब में सेकुलरिज्म शब्द को जो जोड़ा गया है उसको जो है डिबेटेबल के रूप में देखते हैं। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द से पहले ही जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है और उससे एक कदम आगे पॉजिटिव सेकुलर के रूप में है। और जो हमारे फिलॉसफी जो थी, हमारे जो फोरफादर जो रहे हैं, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, नेशनल फादर रहे हैं, तो उनका जो है यही था पॉजिटिव सेकुलरिज्म का ही उनके जो है थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में अगर हम लोग वर्ल्ड में देखें तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सभी जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म के रूप में इनकी आइडियोलॉजी को हम लोग देख सकते हैं। सकारात्मकता जो इनके अंदर में है सेकुलरिज्म के प्रति, वो उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जो बातें थी आपका ग्लोबल लेवल पर जो सेकुलरिज्म पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर ये बातें थी। अब जो है उसके इक्वलिटी पर जो हम लोग को बातें क्या कि ये इक्वलिटी जो है जो सेकुलर स्टेट है वो ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई प्रैक्टिस करेंगे इक्वालिटी का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे कि अगर किसी खास जो लोग हैं और उसी का अगर रिलीजन्स होगा तो जो रिलीजियस ग्रुप के लोग होंगे जो उसका जो जिसका रिलीजन जो है वो स्टेट का रिलीजन नहीं रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो हाशिए में अपने को समझेंगे और इससे जो होगा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है और इससे जो स्टेट होगा वो अनस्टेबिलिटी में जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में
जो सेकुलरिज्म का जो आइडिया है वह स्टेट को जो स्टेबलाइज करने में या स्टेट को अस्थिर करने में सहयोग करती है, कि इससे जो है रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स न हो और इस रिलीजियस कन्फ्लिक्ट से स्टेट में अनस्टेबिलिटी न हो, इसके लिए मदद करती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो हम बातें करेंगे, हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो कहता है कि सेकुलर स्टेट्स ऑफन एम्फेसाइजेज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स as they are not bound by religion law that may be restrictive. This includes right related to freedom of expression, gender equality and personal autonomy. जो सेकुलर स्टेट है वह जो मानव का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स पर भी जो है तरजीह देती है कि भाई लोगों को बोलने की स्वतंत्रता रहेगी। एक मानव होने के नाते उसके जो राइट्स बनते हैं वो राइट्स होनी चाहिए, उसको राइट टू लाइफ होनी चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एज ए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उसे मिलनी चाहिए। वो जो है सेकुलर स्टेट उसकी जनरली जो है गारंटी लेती है। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो प्लुरलिज्म का कंसेप्ट है, इस बहुलतावाद का जो कंसेप्ट है। तो जनरली जो सेकुलर स्टेट जो होते हैं वो सपोर्ट्स करते हैं प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को, और जहाँ पर जो है भिन्न भिन्न भांति जो रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, अलग अलग बिलीफ के, अलग अलग ट्रेडिशंस के, अलग अलग कल्चर्स के लोग जो है साथ में को एग्जिस्ट करता है, मिलजुल करके इंजॉय करता है। आप देखेंगे जो इंडिया का जो सॉइल है, इस सॉइल में लगभग वर्ल्ड की जितने रिलीजन होंगे सभी लगभग हमारे देश में फलते फूलते हैं, और सभी मतलब फ्लोरिश करते हैं इस देश में। सभी रिलीजन्स का जो है अपना अपना राइट्स है, भाई इंजॉय कीजिए अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम्स को। ये हमारे देश की जो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, इस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को विशेष रूप से हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकारें होती है, ऑलवेज देती रही है जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है। इंडिपेंडेंट के साथ ही हम लोगों ने एक बेहतर इंडिया को बनाने के लिए हम लोगों ने जो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है उस पर जो हम लोगों ने एम्फेसाइज किया है। कभी ये नहीं है हम लोगों का कि थोपा जाएगा स्टेट के तहत लोगों की सोसाइटी पर कि भाई ऐसा ही करना, इसी तरह करना, इस तरह की चीज़ें नहीं की गई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि रिफॉर्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में किया गया है और इसके लिए व्यवस्था भी की गई है कि जैसे हमारा जो आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शुरुआत में ही यह कह दिया गया है कि भाई कि सभी लोगों के लिए एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है उसमें, कि स्टेट की जो है ये ड्यूटी होगी या मोरल ड्यूटी होगी कि स्टेट जो है सिविल यूनिफॉर्म कोड लोगों के लिए लागू करे। तो यहाँ पर इस तरह के जब कोड को लाएंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों के जो बीच में जो है जो किसी अभी रिलीजियस ग्रुप्स के लोगों के बीच के जो सेक्शंस होंगे, चाहे वो सेक्शन बेस्ड ऑन जेंडर्स, सेक्शन बेस्ड ऑन कास्ट या सेक्शन बेस्ड ऑन ग्रुप्स, तो उन लोगों को जो है यूनिफॉर्मली जो है जब सिविल कोड बनाया जाएगा तो उसमें इस बात को निश्चित रूप से पार्लियामेंट ध्यान देगी किसी के साथ जो है इनजस्टिस न हो। जैसे हिंदू कोड बिल जब लागू की गई थी हमारे देश में, तो जो पॉलीगेमी का जो सिस्टम्स था, तो ये पॉलीगेमी को सिस्टम को कम्प्लीटली जो है एबोलिश किया गया कि भाई एक मेल जो 4-5 फीमेल से शादी करके जो फीमेल्स की जो राइट्स है उसके राइट्स के कहीं न कहीं जो है एक्सप्लॉयटेशंस होता है उसको रोकने की कोशिश की गई। दूसरी बात जो है उनके जो अलग अलग राइट्स है उस राइट्स को देने की बातें की गई। तो ये सभी चीज़ें आई और इससे लोगों को जो है निश्चित रूप से बेहतरीन सोसाइटी का निर्माण करने में मदद मिला, और जिसके कारण जो है महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें बिल्कुल सुधार हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार राष्ट्र में जिस तरह के बेहतरीन की आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्र को कदम उठाती है, चेंजेस करती है, बदलाव करती है और लाती है। तो सेकुलर के लिए जो हमारे प्रोविजंस जो है आर्टिकल 44 की जो बातें हैं वो भी हम लोग इसमें जिक्र कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 44 है उसमें भी जो है सेकुलर की बातें हो रही है, सेकुलरिज्म की बातें हो रही है।
क्योंकि इसके लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा तो मतलब वो जो होगा वो कोई रिलीजियस बेस्ड नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अच्छाई होगी सब मिला करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और जनरली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर ने जब लॉ को बनाया था, तो उन्होंने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखा था कि हमारे देश के जितने भी सेक्शंस के लोग हैं, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, उनमें सभी ग्रुप के लोगों के को जो है राष्ट्र में जो है फलने फूलने का मौका मिले। साथ ही साथ जो है इस बात का भी ध्यान दिया गया है, कुछ सेक्शंस, कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल जो मेन स्ट्रीम्स में आने में उसको विशेष अगर मान लीजिए मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी स्टेट ने एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस किया है। इसको डिस्क्रिमिनेशंस न कहा जाए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशंस अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेशन जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं बनने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में जो आपकी राइटिंग्स होनी चाहिए वो बहुत कटसेस होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, और ये न लिखे अनबायसनेस न दिखना चाहिए, बल्कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो स्टेटस जो है दिखना चाहिए आपके राइटिंग स्किल्स में, आपके राइटिंग्स में। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप सकारात्मकता के तौर पर बातों को रख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट्स हैज टेक मेनी स्टेप्स एज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस टू द वेलफेयर ऑफ those sections who are marginalized, who are downtrodden, who are deprived historically। तो ये सभी चीज़ों के आधार पर जो है आप सकारात्मकता को लिख सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन बताएंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन न माना जाए बल्कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाए। तो ये चीज़ों को लेकर के जो है आप इस बातों को लिख सकते हैं, तो इससे आपको बेहतर इसमें मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। लेकिन जैसे ही आप किसी खास सेक्शंस, किसी खास ग्रुप में बायस्ड होकर के बातें करेंगे, या जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रोविजंस है उससे बियॉन्ड जब बातें करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए अनफेवरेबल हो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है ठीक ना रहेगा उस समय। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं उसको लिखना चाहिए, क्योंकि जो रिफॉर्म है उसके लिए डिबेट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं, जिसको जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस में वो बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो जनता के पास ही शक्ति निहित रहती है, और जनता जो सरकार को चुन करके भेजती है, वो सरकारें जो है अपने हिसाब से जनता के वेलफेयर के दृष्टिकोण से डिबेट करती है, डिस्कस करती है, और उसके हिसाब से जो है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, या कोई प्रोग्राम या स्कीम्स चलाती है। तो जो इंडिया की जो सोसाइटी है, या जो वर्ल्ड में जो सेकुलर सोसाइटी है, वो जो है प्लुरलिज्म को जो है विशेष रूप से बढ़ावा देता है, और जो हाशिए वर्ग के लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्शन करने के भी काम करता है। तो ये हो गया आपको पॉजिटिव सेकुलरिज्म में। लेकिन सिंपली सेकुलरिज्म की बात होंगे तो रिलीजन में क्या है नहीं है, आपका प्राइवेट प्रैक्टिसेस है, आप घर में करें, जो पब्लिक प्लेसेस में है वो उस पर विशेष रूप से गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। तो वो हो जाएगा उस तरह के सेकुलर स्टेट होगा जो कि आपको दूरी बना कर रखती है, सबों से बराबर इक्वली दूरी बना कर रखती है। उस तरह के जो सेकुलर स्टेट होंगे वो इस तरह से चीज़ों को करें। उसके बाद जो सेकुलर स्टेट है वो इनोवेशन एंड प्रोग्रेस की बातें करती है। आप बहुत सारे चीज़ों को जब देखेंगे कि जब रिलीजन का इन्फ्लुएंस जब स्टेट पर रहता है, तो वैसे परिस्थिति में जब कोई प्रगतिशील बातें होगी, जब इनोवेटिव बातें होगी, जब प्रोग्रेसिव बातें होगी, तो उन बातों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। और ये प्रतिरोध इस कदर से हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा गैलीलियो का नाम।
कहा जाता है कि गैलीलियो को जो है जहर दे के मार दिया गया था कि जो पूर्व के जो सेटअप थे, जो रिलीजियस बिलीव था, जो रिलीजियस सिस्टम था, उस सिस्टम के अगेंस्ट में उसका इनोवेटिव आइडियाज था। ऐसी परिस्थिति में उनको जो स्टेट का जो पावर है, उस पावर ने उसे जो है जान से उसको धोने के लिए मजबूर कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो इनोवेटिव या प्रोग्रेसिव आइडियाज आपको आने के लिए स्टेट को सेकुलर होना चाहिए, तभी तो कोई लोग जो है बियॉन्ड रिलीजन सोच पाएंगे। अगर सभी व्यक्ति की बाउंड्री जो है वो रिलीजन के अंदर में ही रहेगा, जो जिस रिलीजन से वो बिलोंग करता है, तो उसके अंदर में बाहर में जब तक आएगा नहीं, तब तक वो जो उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो उसके पास नई चीज़ खोजने की बातें हैं, जो नई तकरीब को जो बातें हैं, वो आ नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसके जो प्रोग्रेसिवनेस है, उसके अंदर में जो फर्दर इंटेलेक्चुअलिज्म जो पनपने वाला है, वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि रिलीजियस जो बुक है वो तत्कालिक समय के लिए बिल्कुल बेहतर होंगे, तभी तो उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन बदलते दौर, बदलती परिस्थितियाँ, बदलते सिचुएशंस के अनुकूल ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो रही है, ग्लोबलाइज विलेज हो रही है, तो इसमें वो compete कर पाती नहीं कर पाती है, वो टेक्स्ट, वो स्क्रिप्चर्स, ये भी बहुत बड़ा मायने रखती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक ही आइडिया के बाउंड्रीज में जीना हो सकता है उस व्यक्ति को रेडिकलाइज कर सकता हो, उसको उसी बॉन्ड में रख सकता हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रोग्रेसिवनेस है वो कम जाएगा पूरी दुनिया का, उसके जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो निश्चित रूप से डिक्लाइन करेगा, कमी आएगी उसमें। यह आवश्यक है कि जब तक उसके अंदर में सेकुलर आइडियाज नहीं आएगा, तब तक जो है वो डेवलपमेंट के लिए या एक्स्ट्रा सोचने के लिए दिक्कतें होगी। और ऐसा भी सेकुलर आइडियाज नहीं आना चाहिए जिससे कि उसके जो सेट ऑफ मॉरल्स में डिवास्टेशन हो जाए। अगर सभी रिलीजन से दूरी बनकर और उसके बियॉन्ड ह्यूमैनिटी अगर उसके अंदर में इस तरह की चीज़ें आ जाए किसी खास इंडिविजुअल में, तो दिक्कतें आ सकती है। मैं इसमें थोड़ा अल्बर्ट आइंस्टीन की बातें को जिक्र करना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलीजन और साइंस के बारे में कहा था कि जो रिलीजन है उनका भी जो मोटो है वह है मानव कल्याण का, और जो साइंस है उनका भी जो मोटो है वो मानव कल्याण का। मोटो दोनों का सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो है अलग अलग रिलीजियस के ग्रुप के लिए अलग अलग अगर उनकी मोटो हो जाए मानव कल्याण के रिस्पेक्ट में, तब दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए किसी भी रिलीजन्स का, किसी भी धर्म का वर्ल्ड में, माई रिलीजन इज सुपीरियर, योर रिलीजन इज इन्फीरियर, ये नहीं होनी चाहिए। एवरी जो बातें हो, सभी धर्म जो है उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो ऐसे परिस्थिति में, और जो रिलीजियस जो टेक्स्ट है उसमें बहुत रिफॉर्म तो नहीं होते, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को रखें, और जो आउटडेटेड बातें हैं जो आपको हार्मोनाइज, सोसाइटी को हार्मोनाइज करने में विघ्न है, बाधाएं हैं, वी शुड लीव दोज थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर हार्मोनाइजेशन आवर सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी को हार्मोनाइज करने वाली वैसी जो रिलीजियस बातें हैं, जो बिलीव है या जो प्रैक्टिसेस है, उन चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के हिसाब से, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ये ज़्यादा हार्मोनाइज करेगी सोसाइटी को, ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो कहने का मतलब ये है कि मानव जो कोई भी विकास करे उसमें इस बात का मोरल जरूर रखे कि लोगों का जो पीपल्स है उसका वेलफेयर ज़्यादा हो। अब तो बातें आने मानव की ही नहीं है, अब तो दूसरे तीसरे जीवों को भी हम लोग वेलफेयर की बातें करने लगे हैं, उनके भी प्रोटेक्शन की बातें करने लगे हैं। तो ये आवश्यक है कि हमारा जो सेकुलरिज्म हो, जो ग्लोबल लेवल पर जो सेकुलरिज्म है या इंडिया लेवल पर जो सेकुलरिज्म है, वह सेकुलरिज्म इतना ब्रॉड हो कि मानवता जो ह्यूमैनिटी जो है वह सर्वोपरि रहे, और राष्ट्र के लिए भी वह ही सर्वोपरि रहे। क्योंकि मानवता नहीं हो, जीवों के प्रति प्रेम नहीं हो, केवल अहिंसा ही अहिंसा हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी सोसाइटी में हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। हैप्पीनेस के लिए आवश्यक है अहिंसा,
न हो, हिंसा न हो, अहिंसा हो सोसाइटी में, अहिंसक सोसाइटी हो, हिंसक सोसाइटी नहीं हो, वायलेंट कम से कम हो, तो ये जो होंगे बेहतर सोसाइटी का निर्माण करेंगे। इसलिए कि जो वायलेंट सिचुएशन जहाँ कहीं भी हुआ है और डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस बना है, वहाँ पर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, चाहे वो राष्ट्र कितनी ही मजबूत क्यों नहीं, अगर वार के सिचुएशंस में वो राष्ट्र जाएगा, कन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस में राष्ट्र जाएगा, या इंटरनल डिस्टर्बेंस के रूप में राष्ट्र अगर गुजरेगा, तो उस राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी। अगर प्रगति होगी भी तो डिस्ट्रक्टिव होगी, और आने वाले कल में जो है उस राष्ट्र में हैप्पीनेस नहीं पाया जाएगा। लोग जो है एग्रेशन, लोग जो है गुस्सा, लोग जो है ईर्ष्या, इसी तरह की जिंदगी जिएंगे, तो वो लाइफ हैप्पीफुल और हैप्पीनेस वाले लाइफ नहीं हो सकती है। तो इनोवेटिव प्रोग्रेस में जो है सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस की जब बातें होती है, तो उस इनोवेटिव कंट्रीज के रूप में आज आप जो देख रहे हैं वो जनरली जो सेकुलर कंट्रीज है, और उन सेकुलर कंट्री ने अपने रिलीजन को, अपने स्टेट की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी से बहुत पहले से दूर रखना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वह रिलीजियस फेथ भी रखता है या रखते हैं, इसके बावजूद जो उसका जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूड है। तो स्टेट को सभी रिलीजन का प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ये स्टेट की ड्यूटी है। साथ ही साथ जो स्टेट हो वह अगर सेकुलर स्टेट हो, तो इससे क्या होंगे कि सभी रिलीजन को फलने फूलने का भी मौका मिले, और पीपुल्स के बीच में यह न हो कि हमारा धर्म ऊपर और तुम्हारा धर्म नीचे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।